Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams. तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से, और ऑब्वियसली आज फिर से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेके हूँ, और ये जो सक्सेस की कहानियाँ हैं दैट्स रियली अ रियल इंस्पिरेशन फॉर यू। एक वास्तविक प्रेरणा है और आपके लिए नहीं है। जब मैं इन सबसे इंटरेक्ट करता हूँ तो आई गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। तो ज़रूरी है कि इस वीडियो में पूरा आप बने रहें और कुछ इंटरेस्टिंग पहलू जो आज आपको सीखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है हर्ष आपका इस सेशन में। एंड ऑब्वियसली जो है विल डिस्कस लॉट ऑफ थिंग। आज हम बहुत सारे पहलू पे बात करेंगे। आपका ओवरऑल एकेडमिक्स कैसा रहा, ऑब्वियसली एसएसबी की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कितनी इंट्रीज में आप गए, ओवरऑल फैमिली बैकग्राउंड एंड सपोर्ट कैसा आपके लिए रहा, एंड एवरी प्रोस्पेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज का क्या रोल है, कितना महत्व, उसको कैसे आपने बेहतर किया। एंड आई थिंक एसएसबी इज़ ऑल अबाउट अ पर्सनैलिटी टेस्ट। तो आखिर आपने पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स किए जिससे आपने अपनी पर्सनैलिटी को अप टू द मार्क बनाया। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करें हर्ष, और बताएं कि किस एंट्री के लिए आप रेकमेंड हुए। My name is Harsh Kumar. I recommended for NDA 146 from 17 SSB Bangalore on 22 Feb this year 2021. 2021 तो 2021 कमाल का रहा। आफ्टर लॉट्स ऑफ कोरोना एफर्ट, लाइक पीपल वर वेरी मच डेमोरलाइज एंड आत्मविश्वास गिर गया एक तरह से। तो जब 2021 में आपने फाइनली जो है रिकमेंडेशन गेन किया, तो कैसा मोमेंट था वो, किस तरह से फील हो रहा था आपको? वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पहले भी कैसे कुछ चीज़ें हुई तो अब, लेकिन अब यहाँ हुआ कि ठीक है, बस बहुत अच्छा गया। अब जैसा भी हुआ सब बढ़िया लगने लगा। 2021 की एंट्री कमाल की रही अल्टीमेट। चलिए थोड़ा सा आपके विषय में जानना चाहेंगे कि दैट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, ये आपके लिए पहला अटेम्प्ट रहा जो एनडीए सेकंड के लिए आप गए। ऑब्वियसली एनडीए फर्स्ट सेकंड का एग्जाम जैसे कि इस बार साथ में हुआ, ऑब्वियसली एनडीए फर्स्ट आपको अप्रैल में देना था, वो एग्ज़ाम आप नहीं दे पाए। तो कितना मेंटल डिसहार्टेड था, बिकॉज ऑलरेडी आप बता रहे हैं कि TS44 के लिए आप ऑलरेडी अपीयर हो चुके थे, एंड फिर आपके लिए जो है एनडीए अप्रैल का मौका फर्स्ट का ना मिलना। तो वो जो पूरा समय गुजरा, बिकॉज लंबा टाइम के बाद आपने ज्वाइंट एग्ज़ाम आके दिया। एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रही? 6 सितंबर की डेट आई, और आपने एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड का ज्वाइंट एग्ज़ाम दिया। तो कैसी रही जर्नी मार्च से लेके, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम आई होप कि आपके मार्च तक ख़त्म हो गए थे, उसमें भी बड़े सारे डिलेमा चल ही रहे थे इंटरेस्टिंग रूप से हम लोग देखें। तो कैसा रहा ओवरऑल जर्नी, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स रहे? जब मेरा वो याद है कि बोर्ड मेरा 17 मार्च को ख़त्म हुआ था, मैथ्स पेपर वॉज लास्ट। तो जब वो ख़त्म हुआ उसके बाद था कि अब एनडीए करना है, लेकिन 3-4 दिन में ही आ गया कि अब लॉकडाउन लगेगा। 25 मार्च को आ गया था जी। 22 मार्च से जो है लॉकडाउन का सिचुएशन शुरू हुआ 2020। ठीक है, बस अब पता चल गया कि लेकिन पढ़ना अभी है, क्योंकि जितना था बोर्ड वाला कॉन्सेप्ट क्लियर था, बोर्ड से कॉन्सेप्ट क्लियर थे, मतलब बस प्रीवियस ईयर्स लगाएं, वो जैसा होगा देखा जाएगा। तो जब पता चले कि अप्रैल में नहीं, बोला चलो जब भी होगा, टाइम अच्छा खासा मिल गया है पूरे लॉकडाउन के उस टाइम को, क्योंकि जाना था नहीं बाहर कहीं। तो पूरी तरह से फोकस स्टडी पे रहा आपका। फ़ोन भी आदमी कितना चलाएगा, पढ़ ही लेता हूँ, फिर पूरे टाइम पर पढ़ता ही रहा। जब ये हुआ 6 सितंबर को हुआ, तब तक का सारे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, हर चीज़ था, कॉन्फिडेंट था। 6 सितंबर को गया, पेपर अच्छा गया। तब 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद रिजल्ट आया। नाम था दोनों लिस्ट में था, NDA 1 NDA 1 एंड NDA 2। और उससे पहले मैंने ये भर दिया था TS44। तो TS44 के लिए मैं गया था कपूरथला 15 नवंबर को आपको पहली डेट मिली कपूरथला की। कपूरथला गया तो पहले दिन ही स्क्रीन आउट। अच्छा, TS44 की एंट्री, TS44 के लिए स्क्रीन आउट। वो तो बड़ा डिसहार्टिंग रहा होगा, बिकॉज इतने लंबे समय के बाद पहला मौका था कि इतना सीखा था, मैं सोच रहा था कि ऐसा होगा, अब तो हो जाएगा, सब अच्छा है, मतलब जितना अब तक सुना था, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस था नहीं उस समय। वहाँ गया। बोर्ड के कितने परसेंटेज आपके रहे? 10th में 81.6 एंड 12th में 89। और पीसीएम ग्रुप में कितना रहा 10+2 में? 92। तो श्योर शॉट आपका कॉल लेटर आना ही आना था। और TS45 भी आशा करता हूँ कि आपने भर ही रखा होगा, उसकी भी एसएसबी डेट्स जल्द आपके सामने होगी। कपूरथला में गए और स्क्रीन आउट हुए, तो फाइनली फिर वहाँ से यहाँ, क्योंकि उस टाइम भी कोरोना का एक माहौल तो था ही, तो ट्रैवलिंग में आज सच कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं हुआ था? नहीं, ट्रैवलिंग में जाते टाइम भी इशू हुआ था, क्योंकि फार्मर प्रोटेस्ट की वजह से पंजाब में ट्रेन्स बंद थी जी। तो अम्बाला तक ट्रेन गई, फिर वहाँ से मेरे साथ मेरी मम्मी थी। अच्छा। मम्मी बोली कि मैं चलूँगी साथ में तेरे, तो हम लोग गए। अब वहाँ से फिर बस लिए, फिर कपूरथला में मेरे पापा भी आ गए थे आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम, बिकॉज ऑफ चाइना नहीं स्टैंड ऑफ। तो वहाँ से फिर हम लोग साथ में आए, तो सबने सपोर्ट किया कि ठीक है चलो हो गया। अभी तो बहुत सारी है, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ, अभी तो बस 12th के बाद रखा ही पहला कदम है। और एक पॉजिटिविटी ये भी थी कि शायद तब तक आपका एनडीए का रिजल्ट आ चुका था, तो यू आर प्रिटी सिक्योर कि लाइक यार 2 एसएसबी तो मेरी सिक्योर है। TS45 में ऐसा होने के बाद भी मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा वो चीज़ आपको अंदर से हिलाई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। अभी मौका है, अभी तो कर लेंगे इसी तरह। बढ़िया। फिर ये डेट आई 26 नवंबर को, किसकी? NDA 145 की। 145 गया देहरादून FSB,
वहाँ गया तो वहाँ भी स्क्रीन आउट हो गया। वहाँ वाले में अच्छी खासी प्रिपरेशन थी, खूब अच्छा किया, सब चीज़ मैंने अच्छा किया वहाँ, जैसा भी यहाँ पे पढ़ा था सब चीज़। वहाँ गया तो वहाँ मिस आउट हो गया, मेरे को लग रहा है। तो बड़ा अजीब लगा होगा, बिकॉज उस बार आउट होना मतलब एक क्वेश्चन मार्क था, और टेक्निकली स्क्रीन आउट फिर से हो जाना। टिल कॉन्फिडेंस भी गया रहता है इंसान, तो एक मोटिवेशन अंदर बनता है कि चलो मैंने अपना किया, हो सकता है किसी सेगमेंट में कमी हो, बट स्क्रीन आउट हो जाना एक बड़ा क्वेश्चन था कहीं ना कहीं। ग्रुप भी छोटा, सुना है मतलब कि एयरफोर्स में ज़्यादा हो जाते हैं, सब चीज़ आसान होता है थोड़ा सा। अब नहीं हुआ तो वहाँ लगा क्या हुआ ऐसा, फिर आया। तो वहाँ पे भी फैमिली के मेंबर साथ कोई गए थे? पापा वहीं मतलब देहरादून से पास में ही रहते हैं मेरे, हरिद्वार में, तो पापा ये के साथ था मैं। तो लेकिन पापा ने खूब सपोर्ट था। पापा वो सपोर्टिंग कम्प्लीटली कि जो भी हो रहा है ठीक है, इट्स गोइंग ऑन। फिर वहाँ से आप लौट के आए, नाउ यू अगेन अलॉटेड द नेक्स्ट डेट। नेक्स्ट डेट आपकी एसएसबी की जब आई 18 फेब। एक अजीब सा कश्मोकश तब तक दिमाग में रहा होगा, बिकॉज 2 टाइम स्क्रीन आउट, तो ये लग रहा होगा कि एटलीस्ट इस बार स्क्रीनिंग तो होना है, द रेस्ट आई एम नॉट वरी अबाउट इट। एग्जैक्टली। जब तक ये था 18 फरवरी, पहला एम था कि स्क्रीन इन हो जाए, बाकी बाद में देख। इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमिना कि ये लगता है कि यार स्क्रीनिंग हो तो कम से कम समझ में तो आए कि आगे स्टेप पे हम कैपेबल हैं कि नहीं है, कि कम से कम हमारा टेस्ट तो ले कि हम बनने लायक हैं नहीं। अब तो पहले दिन ही हटा दिया, कोई मतलब ही नहीं। जब यहाँ गया तो यहाँ स्क्रीन इन हो गया पहले टाइम, क्योंकि सब चीज़ ठीक था फिर से। तो स्क्रीन इन हुए हम 82 में से 33 स्क्रीन इन हुए। एनडीए सेकंड। फिर स्क्रीन इन हुआ। अब तो ये था कि अब 5 दिन यहाँ मस्त अच्छे से जो भी चीज़ हो रही है एंजॉय अच्छे से करना है, क्योंकि पहली बार अब देख रहे हैं कि जर्नी क्या है। तो अगले दिन साइक हुआ, अच्छा गया, बढ़िया गया। दोस्त बन गए काफ़ी सारे वहाँ पे, कोई पंजाब से आया था, कोई कहीं से आया था, सब अलग अलग, लेकिन सब मिलजुल के रह रहे हैं। फिर अगले दिन क्या हुआ, जीटीओ सब मतलब वो सब तब चलता गया अच्छे। लेकिन ये था कि अब बस मज़े लेने पहले 5 दिन, बाद में देखा जाए। बाद में देखा जाएगा, अभी तो पहले प्रायोरिटी आई नीड टू फोकस। बहुत बढ़िया। और इस तरह से फिर फाइनली आपका कॉन्फ्रेंस डे आया। तो फाइनली 33 में फाइनल कितने रेकमेंड हुए? 12 रेकमेंड। मुझे लगता है कि अच्छा अमाउंट रिकमेंडेशन का था। चेस्ट नंबर क्या था आपका? मेरा 60। तो 16 आपका चेस्ट नंबर था। बढ़िया। तो किस पॉइंट पे आपका नाम अनाउंस हुआ? लाइक दे वर अनाउंसिंग नेम फ्रॉम द बैकवर्ड, फ्रॉम द 33। अच्छा, बैकवर्ड शुरू हुआ। सो दे से चेस्ट नंबर 18, हार्टबीट वेरी वेरी लाउड। फिर देन चेस्ट नंबर 17। At that moment I was thinking in 10 seconds I will get to know that I'll recommended or not. Then say chest number 16 also. In a row 3 were recommended. 18, 17 and 16। ये भी एक बड़ा सरप्राइजिंग बात हो जाती है एक्चुअली, क्योंकि ये फीलिंग आती है ना जबकि लगातार 2 हो गए, पता नहीं तीसरा आएगा या नहीं आएगा। फिर नाम आ गया तो फिर अलग कर दिया, बोले ठीक है आप लोग उधर जाइए, वेट करिए, डॉक्यूमेंटेशन ये सब होगा सारा चीज़। फिर डॉक्यूमेंटेशन हुआ, अच्छा रहा। फिर तो चिल आउट था। तो मेडिकल उसी समय आपके वहाँ पे हुए कि मैं? उसी समय। तो कितने दिन और रुके आप बोर्ड के अंदर? 7 दिन और। 7 दिन और रहे। फिर तो लाइफ ही अलग हो जाती है। फिर तो एकदम अब तो चलो ठीक है, अब हो गया। अब मेडिकल का चेस्ट पे लग गया तो नाउ आई एम ए हीरो, देयर इज नो क्वेश्चन, एवरीथिंग इज चेंज्ड। सब कुछ बदल जाता है, लोगों का नेचर बदल जाता है आपके प्रति। जितने भी हमारे सोल्जर रैंक के वहाँ पे होते हैं, दे ट्रीटेड वेरी गुड एक्चुअली। एंड ये लगता है कि नाउ आई एम अ पार्ट ऑफ डिफेंस। अब लगता है कि हम डिफेंस का हिस्सा हैं। तो वो 7 दिन बहुत कमाल के गुजरे। चलिए अब थोड़े से पॉइंट पे बढ़ते हैं। एक बेसिक जर्नी थी जो मैं हर्ष की आपको बता रहा था। आई थिंक दैट्स वेरी नेचुरल एंड जेन्युइन फीलिंग ऑफ ईच एंड एवरी जेंटलमैन कैडेट हु इज़ रियली वांट टू जॉइन डिफेंस सर्विसेज। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मुझे लगता है कि एक एक मोमेंट कितने अहम हो जाते हैं। हर वो मोमेंट जब हमारे पास कॉल लेटर्स आते हैं, हम रिटन एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, फिर हमें डेट्स मिलती हैं हमारे अनुसार, उन डेट्स पे हम एसएसबी के लिए अपीयर होते हैं, वो जर्नी कमाल की होती है। स्टेशन से बस से यात्रा करके जो है पहुंचना बोर्ड के अंदर, एंड देन फाइनली हमें स्क्रीनिंग जाना होता है। स्क्रीनिंग क्रैक करना एक अलग फीलिंग आती है। फिर वो 4 दिन जीना, फाइनली कॉन्फ्रेंस इन होने के बाद हम बिल्कुल लगता है कि लाइक इस धरती पे पैदा होने की हमें एक वजह मिल गई। आई गॉट ऑल हैप्पीनेस इन माई लाइफ। और फिर वो 7 डेज के जो या 5 डेज मैक्सिमम, इन आर टाइम देयर वाज 5 डेज, हम लोग 5 दिन के लिए थे। तो इट्स वेरी ग्रेट टाइम। वो 5 दिन 7 दिन बड़े कमाल के गुजरते हैं। एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है एंड इट्स ऑलवेज मेक फील गुड इन एवरी टाइम। बट मुझे लगता है कि ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। इसके लिए ऑब्वियसली एक बड़ा फोकस्ड अप्रोच लेके चलना पड़ता है, बहुत टारगेटेड होना पड़ता है और बहुत मैच्योर होना पड़ता है, तभी जा करके वो इम्पैक्ट हम क्रिएट कर पाते हैं। आइए थोड़ी सी आपकी क्वालिफिकेशन के विषय में समझेंगे और एकेडमिक जर्नी आपकी कैसे रही, पढ़ाई लिखाई कहाँ से और किस तरह से स्टार्ट हुई आपकी? अब पढ़ाई में जैसे हम 9th से स्टार्ट करते हैं, तो 9th में एक एवरेज स्टूडेंट था, बहुत ज़्यादा नहीं। 9th में था 7.2 CGPA, 7.2, तो और फेल भी हो जाता था सब्जेक्ट में। 10th आया, 10th में बहुत गंदे ही मार्क्स आए, बहुत ज़्यादा, कि ऐसा नहीं था। लेकिन ये था कि फैमिली ने कभी ऐसा नहीं कि डाटा हो, प्रेशराइज कर दिया हो,
लेकिन 10th का जब फाइनल आया ठीक था, 81 काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए बड़ा था, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं जब बच्चा प्री बोर्ड में ऐसे कर रहा है एकदम बॉर्डर लाइन एग्जैक्टली, और फाइनल में अच्छा होना, इट्स मोटिवेट एंड इंस्पायर। फिर एक 11th में आया, नहीं 10th में होता है फीलिंग कि 11th में गया अब तो मज़ा करना, ना बोर्ड है ना कुछ है, कोई टेंशन नहीं, सब एकदम आराम से चलेगा। तो 11th में ठीक ठाक, लेकिन पास कर लिया, क्योंकि 11th में वो डर रहा था कि फेल हो जाएंगे, 11th में सबसे ज़्यादा फेल होते हैं बच्चे, 11th भी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर दिया। फिर 12th में आए, 12th में भी बहुत अच्छा नहीं रहा शुरुआत से, क्योंकि एकदम से 11th और 12th का भी फिजिक्स बड़ी अलग अलग है, मेन तो फिजिक्स अटकाती है मेरे को। फिर वहाँ पे पढ़ा, लेकिन फिर बाद में दिसंबर आते आते हो गया कि नहीं अब तो बस 3 ही महीना बचा है, जनवरी फरवरी फोकस करना है बस अब आखिरी में। तो मेरे को याद है डेट 25 फरवरी लास्ट मेरा प्री बोर्ड हुआ, उसके अगले दिन से मैंने जो किया था कि बैठा रहा 10-10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ ही रहा था फिर उस समय, और कुछ चीज़ नहीं। तब ये हुआ, बोर्ड आया 89%, अच्छा गया, काफ़ी अच्छा गया था मेरे हिसाब से। तो फिर अपना एनडीए की प्रिपरेशन के लिए ये था कि एक पॉइंट ये बनता है, जिससे बच्चे अक्सर हर ये बात रखते हैं, बिकॉज आपको अच्छे से पता है कि आप अपीयरिंग से ही एलिजिबल हो जाते हैं। तो क्या 11th के बाद एनडीए का जो सितंबर वाला अटेम्प्ट था, आप अपीयर हुए थे उसमें? ये सर मैं अपीयर हुआ था, लेकिन उस समय मेरा मेन फोकस था, क्योंकि मैं स्कूल में एकेडमिक्स से मेरी ठीक नहीं थी, तो ये था कि बोर्ड हो जाए, क्योंकि मेरे साथ के क्वालिफाई भी किए। रिजल्ट्स आपका आया कि नहीं है? मैं क्वालिफाई नहीं किया था, क्वालिफाई नहीं कर पाया आप। फिर आपने फोकस किया नहीं अब अप्रैल के लिए, तो क्या ऐसे बैलेंस मेंटेन कर रहे थे? लाइक आपका पूरा फोकस बोर्ड के ही तरफ था, या कहीं ना कहीं जहन में ये भी था कि नहीं एनडीए के लिए भी मुझे पैरेलल फोकस करके चलना है? देखा जाए तो लगभग 92 मतलब 90-10 रेशियो था, 90% था मेरा बोर्ड उस समय, बोर्ड फोकस है। हाँ, तो बोर्ड हो गया। मतलब चलो इतना सुना है कि जो रिकमेंड पहले हुए हैं, इंटरव्यू सब देखे हैं कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो बाकी आपका हो जाता है। एग्जैक्टली, कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ से क्लियर हो गया था। फिर उसके बाद जब ये आया, मेरा 1 महीना टाइम लगा था, पहले तो लगा 1 ही महीना टाइम है, ठीक है, मैं प्रीवियस ईयर बुक ले आया वहाँ बाजार से, मतलब उसी को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर जब पता चला कि अब बढ़ता ही जा रहा है, तो आपका थोड़ा सा लक भी यहाँ पे काम किया। कोरोना अगर लोगों के लिए बुरा हुआ है, तो आपके लिए मैं देख पा रहा हूँ कि वो अच्छा हुआ, बिकॉज आपको एक टाइम मिला खुद के प्रिपरेशन को और बेहतर कर पाने का। और फर्स्ट सेकंड ज्वाइंट सफलता मिलना वो अपने आप एक पॉजिटिव था कि एक अटैक में ही 2 निशाने मार दिए आपने। बढ़िया पॉइंट ये बनता है एक्चुअली कि ये मैं बड़ा क्लियर भी करना चाहता हूँ बच्चों को कि बेटा 10+2 के जो हमारे स्टैंडर्ड का एजुकेशन है एनसीईआरटी का, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। अगर आपको मैथ फिजिक्स पे एक अच्छी कमांड है, इंग्लिश सब्जेक्ट पे आपने अच्छी पकड़ रखी है, और थोड़ा जीके में अगर आपका इंटरेस्ट बना हुआ है, तो एनडी एग्जाम बहुत टफ नहीं है। ऑन बोर्ड कैटेगरी वी कैन क्रैक। एज फॉर अ डिफेंस एस्पिरेंट हम लोगों ने भी अपीयरिंग में ही एग्जाम को क्रैक कर लिया। द रीज़न वॉज क्लियर कि हम कुछ एनडीए स्पेसिफिक नहीं कर रहे थे, हम बोर्ड को ही फोकस करके चल रहे थे। तो बच्चों को इस भ्रम से भी निकलना चाहिए कि कुछ स्पेसिफिक नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं। आपके 31 मैथ के टॉपिक्स वही हैं, 28 फिजिक्स के टॉपिक्स वही हैं, कुछ भी नहीं बदल रहा है। बस इंपॉर्टेंट ये कि आपने वहाँ कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया है कि नहीं, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिर आप क्वेश्चन अप्रोच करने में कैपेबल होते हैं। और ऐसा तो नहीं कि बोर्ड का एग्जाम होता तो केवल डिस्क्रिप्टिव ही है, वहाँ पे आपके पास वन लाइनर भी होते हैं, आपके पास बड़े वाले जवाब भी होते हैं, छोटे वाले भी जवाब होते हैं, तो यू गेट ऑल कैटेगरी, तो सारा मौका वहाँ होता है। तो मुझे लगता है बिल्डअप अच्छा होता है। हाँ, बट सरप्लस ये है कि अगर उसके साथ एनडीए वगैरह का आप बुक्स लेके भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। थोड़ा सा टचअप चाहिए, बाकी एग्जैक्ट बहुत मायने रखता है। इसलिए हम लोग बोर्ड को एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस भी हैं, एंड वी स्टार्टेड एनडीए फाउंडेशन प्रोग्राम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गुड स्कूलिंग, जो अच्छे स्कूल्स हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनके बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, बट ग्रामीण क्षेत्रों में या छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहाँ पे स्कूल के स्टैंडर्ड उतने अच्छे नहीं हैं। अब उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बिकॉज जो टीचर ही सामने है वही योग्य नहीं है, तो बच्चा कर क्या सकता है, वो जितना बताया वो उतना ही कर रहा है। तो हम लोग इसे इनवाइट कर लेते हैं 11th से ही कि बेटा 2 साल के लिए आ जाओ, हम आपका बोर्ड में भी 90 ले जाएंगे खींच के, और साथ ही आपको एनडीए जैसे एग्जाम के लिए भी क्या कर देंगे, हम प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ गुड पीपल, गुड टीचर वी हैव एक्चुअली, वो इनको मदद करता है। आगे बढ़ते हैं हर्ष। जैसे कि जर्नी एकेडमिक्स की आपकी बहुत खूबसूरत रही, आपने बताया कि बड़ा उतार चढ़ाव रहा सर, कभी वो भी नहीं पता था वो चीज़ें हो जाया करती थी, बट इन सब के दौरान एक अहम चीज़ ये होती कि फैमिली को कैसे, आई नो योर फादर इज़ ऑलरेडी सर्विंग इन डिफेंस, एंड ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो चाहते रहे होंगे कि आप कमीशन में जाएं, बिकॉज एवरी नॉन कमीशन जो है हमारे जितने भी सोल्जर हैं या फौजी भाई हमारे हैं, उनकी हमेशा दिली इच्छा होती है कि हमारा बच्चा जो है अफसर बने, बिकॉज इन द फौज ऑफिसर्स आर लाइक अ किंग, उनकी ज़िंदगी राजा की तरह है। आई एम वेरी स्ट्रेट अबाउट इट। हाँ, सोल्जर्स का थोड़ा सा स्ट्रगल रहता है कहीं ना कहीं, तो हर जो सोल्जर है, फौजी भाई है, वो चाहता है कि उसका बच्चा एक दिन अधिकारी बने, एंड आई थिंक ये सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है एक फौजी के लिए। तो पापा को अभी कैसा फीलिंग है, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो बोले काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि यूनिट में भी सब जान गए कि मतलब हो गया, लड़के का हो गया, ये सब चीज़ हुआ, तो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि बना तो अफसर बनने जैसा उन्होंने सोचा था बहुत पहले से। ये बहुत बड़ी चीज़ भी हर, इट्स नॉट अ जोक, बिकॉज
क्या होता है ना, अक्सर जो नॉन कमीशन में हमारे फौजी भाई सर्विंग हो जाते हैं, उनका माइंडसेट थोड़ा अलग हो जाता है, थोड़ा खड़ूस वाला कैरेक्टर आ जाता है, थोड़ा सा उनमें एटीट्यूड भी आ जाता है, थोड़े ओवर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। एंड उस वजह से क्या होता है कि जो बच्चों की, अच्छा बच्चों से दूर भी रहना पड़ता है बिकॉज आप फील्ड सर्विंग में हैं, तो उतना वो अटेंशन नहीं दे पाते हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं उनके बच्चे उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाते, और एक बड़ा कम्युनिकेशन गैप भी मेंटेन होता है, क्योंकि गार्जियनशिप बहुत अहम है। हाँ, ऑब्वियसली इसमें कहीं ना कहीं मदर का भी बहुत बड़ा रोल आ जाता है, क्योंकि फादर हैं ही नहीं घर पे, तो बच्चे के ऊपर एक कंट्रोल करना, जैसे आप भी बता रहे 9th स्टैंडर्ड से फादर का अलग अलग जगह पोस्टिंग है, तो आप तो हर जगह जा नहीं सकते थे, तो कैसा मदर का क्या सपोर्ट रहा आपके लिए? पहले तो मैं फादर का कहना चाहूँगा कि ब्लेस था, मतलब कि जैसा मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं थे, एकदम मतलब जैसे दोस्त की तरह रखा था उन्होंने मेरे को। फिर मदर वाला था कि इतने मेरे, अब मैं फेल भी हुआ हूँ 10th 12th में, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा कि अब ये बंद तेरा वो बंद, लेकिन वो था कि करेगा, इसको जो करना है ये खुद सोचे, अभी इतना हो गया, गेटिंग ऑल सपोर्ट्स, सपोर्ट खूब था। अच्छा, एक पॉइंट ही आता, जैसे आपने कहा कि कभी कभी फेल हो रहे थे या हम हर सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो उसके पीछे का कारण क्या था हर्ष, मैं ये जानना चाहता हूँ। फेल होने का कारण था पहले तो 11th में फेल होने का कि समझ नहीं आता कॉन्सेप्ट्स, अच्छा, एकदम से बदल जाता है। 10th की साइंस से 11th की साइंस बहुत ज़्यादा अंतर है, वास्ट अंतर है। फिर काफ़ी ज़्यादा था कि मेरा भी इंटरेस्ट नहीं था उतना ज़्यादा उस समय था कि घूमने फिरने, थोड़ा खेले वोले। अच्छा, खेलने स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता था? स्पोर्ट्स मतलब कि अपने दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम बिताएं, लेकिन फिर जब हुआ कि नहीं अब पास आने लगा, तो अब बस बंद, सारा चीज़ बंद। तो फिर पढ़ाई शुरू, फिर घर वाले भी था कि अब पढ़ रहा है, देखो ये करेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, ये बड़ी चीज़ होती है, बिकॉज उस उम्र में जिस एज में आप थे और परफॉर्मेंस अच्छा नहीं थी, तो ये सीरियसनेस, ये मैच्योरिटी कैसे एक जनरेट हो, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है। क्योंकि देखो, बीइंग यंग उस उम्र में, जैसे आपने कहा कि खेलने में, अन्य एक्टिविटीज़ में हमें ज़्यादा मज़ा आता है, तो वो सीरियसनेस कहाँ से अंदर है? एक वो डायलॉग भी होता है ना कि मेरा चाइल्डहुड ड्रीम था फौज में अफसर बनना, आपका क्या था? चाइल्डहुड ड्रीम तो फौज में था, क्योंकि मैं फिर तो हमेशा कैंटोनमेंट एरिया में रहा हूँ, तो देखा हूँ मतलब कि अफसर के जा रहे हैं बढ़िया से, सब स्टार्स लगे हैं, मेन तो सबसे ज़्यादा स्टार अट्रैक्ट करते हैं। एग्जैक्टली। फिर जो ये स्कूल का है कि मतलब इससे कैसे मोटिवेशन पाया पढ़ने के लिए, तो एकदम से पता नहीं, लेकिन इतना याद है कि दिसंबर के टाइम पर एकदम जा गया था कि आग आ गई थी कि नहीं अब करना है, बहुत अच्छा करना है, क्योंकि बहुत गंदे आए। लेकिन देखा स्कूल में भी हमारे जो टॉपर्स रहे हैं उनको देखे कि स्कूल में जो टॉपर मतलब कितना अच्छा, कैसे घर वाले भी उनके खुश हो रहे हैं कितने, तो हमें भी करना है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे दो बनता है। एक आपने जैसे कहा कि सर किताबें बड़ी हुई, कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए, तो फिर कैसे चीज़ें, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारे बच्चे हैं उनका दिक्कत इसीलिए इंटरेस्ट लेवल कम होता है, क्योंकि जो सामने उनको गाइड करने वाले हैं शायद वो उतना अच्छे से गाइडेंस नहीं हो पा रहा है, बच्चा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। अब बच्चा इस बात को कहे तो कैसे कहे? अब इसमें अल्टीमेट हम बच्चे की गलती तो नहीं निकालेंगे कि नहीं वो कमज़ोर है, हो सकता है जो पढ़ाने वाले हैं वो भी कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर ना कर रहे हो। तो जब कॉन्सेप्ट में इतनी कन्फ्यूजन थी, तो सडनली कैसे ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ? तो जो मेरे को जो भी डाउट रहता था, जैसा भी मतलब कि समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी, तो स्कूल टीचर हैं, कोचिंग है, नहीं आ रहा, मदद ली आपने हर तरह। फिर यूट्यूब का भी सहारा आपने लिया, तो हर रिसोर्स को इस्तेमाल किया आपने, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट उस चीज़ को लेके, मैं यही समझाना चाहता हूँ। एक्चुअली आज के टाइम में ये कहना सर कि कोई और दोषी है, मुझे लगता है इसका आप फ़ायदा पाएंगे। अल्टीमेट सारी चीज़ें आप ही के ऊपर आती हैं। तो अहम ये बेटा कि कोई चीज़ आपको इसीलिए नहीं आ रही क्योंकि उसके लिए आप प्रयास नहीं कर रहे हैं। वंस यू स्टार्टेड, बिकॉज आज तो डिजिटल का ज़माना है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे जुड़ के आप अपने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर सकते हैं। चलिए, ये तो रहा पॉइंट। मॉम कैसा महसूस कर रहे हैं, लाइक हाउ सी इज़ फीलिंग नाउ? अभी घर पे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि अब ये लग रहा है कि हुआ कम से कम इतना, काफ़ी ज़्यादा चीज़, काफ़ी बड़ी बात भी है ये भी, रिकमेंड होना भी। इतने लोगों में आप हो रहे हो, 5-10 लाख में, तो खुशी है सब ज़्यादा, काफ़ी बढ़िया। तो मॉम वगैरह का सपोर्ट सब बढ़िया रहा होगा? नाउ एवरीबॉडी इज हैप्पी? हाँ, जब से आया हूँ तब से एक हफ्ते तो घर पे ही रहा हूँ। अच्छा, जब से आए, अच्छा, घर पे ही पूरी तरह से फोकस रहे। चलिए, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो जर्नी आपने एसएसबी की जी, या जो भी जर्नी रही, there is one question is always कि sir how is your communication, because you know for the commission category you need to maintain good communication in terms of writing, in terms of expression, you need to be perfect. तो कैसा था आपका कम्युनिकेशन और कैसे आपने बिल्डअप किया उस चीज़ को बेहतर बनाने? कम्युनिकेशन पहले मेरा थोड़ा सा वीक था, ग्रुप डिस्कशन इन सब में, लेक्चर में अटक जाता था, लेकिन यहाँ पे मैंने लास्ट 1 मंथ में सिर्फ मैंने इसी की किया है एक क्लास, फॉर 1 आवर में आता था 9 to 10। अच्छा, 9 to 10 मेजर गलसी में आके केवल आप जीडी लेक्चर से फोकस से, बिल्कुल। क्योंकि मैं जान गया था मेरी मेन कमी यहाँ, बाकी तो मैं कर लूँगा, बाकी तो घर पे भी क्यों 2 बार यहाँ कर चुका हूँ पहले ही, पता चल गया है क्या क्या कमी है, वो घर पर सुधार दे रहा हूँ। लेकिन जीडी वाली कहाँ सुधारूँ, जीडी तो यहीं पे हो गया। तो यहाँ पे आके जो मैम थी, शुभना मैम थी, काफ़ी सारी चीज़, काफ़ी बहुत इंप्रूवमेंट हुई, एक लगातार आप कनेक्ट रहे जिससे वो चीज़ बेहतर हो। फिर वही था कि एक दिन में नहीं हुआ, मैंने याद है मेरे को 3 और 4 जनवरी से स्टार्ट किया था, उसके बाद अभी यहाँ 14 फेब तक आया था मैं। 18 को मेरी वहाँ थी,
लगातार आपने 1-1.5 महीने कम्युनिकेशन पे काम किया केवल, जहाँ जीडी लेक्चरेट फोकस्ड 1 आवर का सेशन आप लेते हैं, तो आपको मदद किया होगा, आइडियोलॉजी भी बिल्ड हुई होगी एंड कम्युनिकेशन का भी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आया होगा और ग्रुप में बोलने की क्षमता आपके अंदर बेहतर हुई होगी। जब हम पूरी जर्नी एसएसबी की उठा के देखते हैं हर्ष, तो आई थिंक एवरी स्टेप इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। स्पेशली स्क्रीनिंग की बात कर लेते हैं, 2 टाइम स्क्रीन आउट हुए, एक भय तो बन गया रहा होगा आपको, बार बार ये लग रहा होगा कि स्टोरी राइटिंग में गड़बड़ी हुई या OIR में मैं वो ग्रेड नहीं ले पा रहा हूँ, लाइक हमारा ग्रेड 1, 2, 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वैसे यहाँ क्या ग्रेड आपका आया था, किस में आए थे? OIR में यहाँ पे मैं मैक्सिमम टाइम OIR 2 आता था। अच्छा, OIR 2, तब तो आपका बहुत बढ़िया था, दैट्स नथिंग इशू। तो ये तो सेगमेंट बढ़िया हो गया, फिर स्टोरी राइटिंग हो गया, देन विल कम टू द नरेशन एंड डिस्कशन। तो आपको क्या लगा जब आप उन 2 बार को एनालाइज करते हैं, तो आपको कहाँ लगा कि स्टोरी राइटिंग में मिस्टेक हुआ, OIR पार्ट से आप गड़बड़ हुए, या फिर नरेशन एंड GD में दिक्कत हुई स्क्रीनिंग राउंड में? थोड़ा दोनों में था। नरेशन में थोड़ा फंबल हो जाता था। एक बार याद है कि मेरे को यहाँ पे एक स्टोरी बनाई थी, तो उस टाइम पे सर ने यहाँ पे बोला परफेक्ट, पूरे ग्रुप में परफेक्ट। तो मैंने फिर उसी दिन एनालाइज किया कि क्यों आज ऐसा परफेक्ट हुआ, हमेशा कुछ कुछ कमी रह जाती थी। तब देखा कि अच्छा आज ऐसे ऐसे किया, अब ऐसे ही ऐसी चीज़ को बढ़ाऊंगा। तो क्या चीज़ें आपने की, क्या आपको वो पॉइंट रियलाइज हुआ? एकदम क्रिस्प थी मेरी स्टोरी, एकदम क्रिस्प कि बहुत छोटे में 40-45 सेकंड में मेरी स्टोरी सब खत्म होने लगती है नरेशन में, सारा चीज़ मिला के। और जब ग्रुप डिस्कशन हुआ तो ग्रुप डिस्कशन के बताया था कि अब बढ़ चुका है, ग्रुप में इन्फ्लुएंस ये सब करना आ गया है, किस तरह से पॉइंट्स रखने हैं कहाँ पे। तो जब वहाँ SSB में हुआ तो मैं सेकंड नंबर पे था। तो जैसे ही 14 वाले ने ख़त्म किया, मैंने तुरंत ही स्टार्ट कर दिया। इनिशिएटिव मेरा और था, मैंने ग्रुप को स्टार्ट करते ही आधा ख़त्म कर दिया। जो मेन डिस्कशन होता है ना कि ये नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स ये सब, उसको मैंने हटा दिया कि बोले ठीक है सबका कॉमन ओपिनियन है, हम आगे डिस्कस करते हैं। तो मैंने शुरू करते ही आधा ख़त्म कर दिया। फिर यहाँ से था, फिर बीच बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स भी रखे थे अच्छे। बढ़िया। तो ओवरऑल आपको खुद भी एहसास हुआ होगा कि हाँ 1 and 2 टाइम में, सेकंड या थर्ड टाइम में मेरे में इंप्रूवमेंट आया है, वो कॉन्फिडेंस, वो पर्सनैलिटी आ रही जो वहाँ पे। लुक, SSB इज ऑल अबाउट हर फाइनली पर्सनैलिटी टेस्ट वेयर दे नीड अ बैलेंस करेक्टर with the mind, with the common sense, with the sense of maturity, everything need to be perfect. आप कोई भी चीज़ इमेजिनेशन में नहीं कर सकते, या कोई चीज़ आप केवल हवा में नहीं कर सकते। हर चीज़ के पीछे आपका पर्सनैलिटी और आपके कैरेक्टर का निकल के आना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप ही नहीं महसूस कर रहे हैं उस चीज़ को, तो सामने वाला आपको कैसे महसूस करेगा? तो लॉट ऑफ कैंडिडेट हैव अ सेम प्रॉब्लम कि दे आर आस्किंग एवरी टाइम कि सर व्हाट हैपन इन द स्क्रीनिंग। एक्चुअली जेंटलमैन हैपन वन थिंग इन वेरी क्लियर बेस दैट कि आपका पर्सनैलिटी नहीं आता है, आप रट के गए हैं, आप फोर्स में हैं, बस आप चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें सच्चाई का आना और एक तथ्यपरकता का होना बहुत ज़रूरी है। और वो आप ही समझ सकते हैं कि कब दिल से आपने परफेक्टली स्वयं कर दिया। वो एहसास ही आपकी सफलता की सीढ़ी को तय कर देता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, टॉक अबाउट द साइकोलॉजी। जब हम टैट, वैट, SRT एंड SD की बात करते हैं, हाउ वाज द साइकोलॉजी टेस्ट, कैसा रहा? साइकोलॉजी वहाँ पे मैंने स्टोरीज मेरी ठीक ठाक गई थी, मतलब सब अच्छी गई थी। फिर उसके बाद अगला हुआ क्या, WATs में एक वर्ड का नहीं बना था मेरे को, शायद से रीज़न का आया नहीं, स्टैंडर्ड छोड़ दिया, ठीक है नहीं बना। फिर अगला हुआ SRTs मैंने 40 अटेम्प्ट की थी। फिर SDT मैंने प्रिपेयर कर ली थी यहाँ से, घर से ही। SDT 1 महीने से वही उसी चीज़ को, मतलब कि एकदम ऐसा नहीं था कि जैसे यहाँ प्रिपेयर किया सेम टू सेम, मेन पॉइंट्स मैं प्रिपेयर करता था कि ये चीज़ मैं लिखूंगा वहाँ। एग्जैक्टली। और जो आपके विषय में होगा, जो एक्चुअल होगा, नेचुरल होगा और ओरिजिनल होगा। ब्लैंक स्टोरी कैसी रही आपकी? 12वीं कहानी आपने क्या लिखा? ब्लैंक स्टोरी मैंने मैं NCC जैसे किया था। तो हाँ, मैंने NCC कैंप का लिख दिया था। NCC आप A ग्रेड, B ग्रेड, C सर्टिफिकेट, कौन सी कैटेगरी? अच्छा, ओनली B सर्टिफिकेट, ठीक है। C तक आप नहीं जा पाए, अब जाएंगे, अब कहाँ जा सकते थे? चलो अब तो फौज में ही जा रहे हैं। तो NCC के कैंप का क्या आपने विवरण दिया, क्या स्टोरी थी आपकी? मतलब कि NCC कैंप में जैसे मेरा दोस्त था कुमार मनीष, तो मैंने उस पर बना दी थी क्या कि वो था हमारा सीनियर कैडेट था। तो मैंने उसको बता दिया कि इसने मतलब प्रिपेयर करवाया, DST होती है, ड्रिल स्क्वाड टेस्ट, तो उसके लिए प्रिपेयर किया, बच्चों को सेलेक्ट किया, 9 को सेलेक्ट करना था। उसमें आप भी सेलेक्ट हुए थे? हाँ। तो फिर वहाँ मतलब हमने परफॉर्म किया, हम जीत भी गए, ये सब सारा चीज़ DST का बना दिया था। और NCC का काफ़ी काम आया कि मैंने अपनी 2 स्टोरीज और NCC के उस पर से आई थी कि मतलब कि NCC कैंप के लिए बच्चे गए हैं, वहाँ पे ये चीज़ किया, वहाँ पे वो चीज़ किया। तो क्या था, सोशल इनिशिएटिव दिखा था या क्रिएटिविटी थी, क्या था? अभी वाले में स्टोरी NCC ओरिएंटेड आपने बनाई? एक थी मतलब कि कुछ NCC कैडेट्स दिख रहे थे, जैसे कुछ ऊपर देख रहे थे, तो मैंने उसको थोड़ा क्या दिया कि आराम से मस्ती टाइम, मतलब कि उनका चल रहा है, अभी क्विट चल नहीं रहा है, खूब एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे एक दोस्त ने उसको दिया, टास्क दिया कि वो पेड़ पे आम है तो तोड़ के दिखाओ। अच्छा। तो गया, तोड़ा, उसने सबके साथ फिर मिल बांट के खाया भी, और आराम से दोस्ती आराम से चल रही है। एक नॉर्मल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बना दिया कि वो चलेगा। लुक देखो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बनाना है, वो बनाना है जो आपका दिल कहता है, वो बनाना है जो आपका एक्सपीरियंस कहता है,
वो बनाना है जो आपके रियल अनुभव है। ये मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि एवरी स्टोरी इज ऑल अबाउट यू। हर कहानी आपकी है। हाँ, कोई जरूरी नहीं हर कहानी में हीरो आप ही हो, हीरो कोई और भी हो सकता है, बट आपने उसको कितने नेचुरल अंदाज में और कितने ओरिजिनल तरीके से उसको डिफाइन किया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस की ही जर्नी है टैट, जिसमें हम आपके व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं, आप कोई भी काल्पनिक स्टोरी क्रिएट करेंगे तो हम आपके पर्सनालिटी को कहाँ देख पाएंगे। तो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस का ही तो मुझे दर्शन करना है कि इसमें क्या पॉजिटिविटी थी, क्या कॉपरेशन फैक्टर था, क्या एबिलिटी थी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने का, क्या इनिशिएटिव का लेवल था, क्या करेज का लेवल था। एवरी प्रोस्पेक्ट वी आर ट्राइंग टू वॉच इन दैट स्टोरी। तो 12वीं स्टोरी में आपने अल्टीमेट जो सिचुएशन थी वो आपने क्रिएट की कैंप को लेकर के, और आपने पूरी टीम बनाई, स्क्वाड के लिए, ड्रिल के लिए सिलेक्ट हुए, और जितने भी आपके जो है गेम्स हुए या जितने भी कॉम्पिटिशन्स हुई उन सब में आपकी टीम ने अच्छा किया और फाइनली आप लोग जीते। एक नेचुरल स्टोरी थी, सही कहानी थी कि इट वाज जस्ट मतलब हम लोग वहाँ हुए थे, सारी चीज़ हमारा जैसे था कि मतलब कि खूब प्रैक्टिस की हमने, मतलब कि खाना खाने के बाद जब टाइम मिलता था एक बार परेड की प्रैक्टिस हो जाती थी कि जैसा होना था, तो फिर अच्छा गया था फिर वहाँ पे, मतलब एकदम रियल स्टोरी। वेरी गुड। ये बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है कि एटलीस्ट खुद को भी अच्छा लगता है कि मैंने जो लिखा वो सही लिखा। रिजल्ट वॉट एवर दैट्स नॉट मैटर, बट हमने सर जो भी किया ऑनेस्टली किया और रियल तरीके से किया। बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल साइकोलॉजी फैंटास्टिक था, कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं रहा। चलो लेट्स कम टू द इंटरव्यू पार्ट। इंटरव्यू कैसा रहा है ना, कैसा एक्सपीरियंस रहा? इंटरव्यू मेरा 3rd डे जब शेड्यूल हुआ तो सुना कि मतलब कि बड़े खड़ूस हैं हमारे डिप्टी प्रेसिडेंट। अच्छा। कि मतलब बिल्कुल हंस के बात नहीं कर रहे, एकदम स्ट्रिक्ट बात कर रहे हैं। तो ठीक है, मिले हैं, जाना तो पड़ेगा ही। गए वहाँ गए तो बोला ठीक है। पहला क्वेश्चन पूछा कि कहाँ से हो, बता दिया। तो बोले प्रयागराज को, पहले कुछ और बोलते तो मतलब ये सर इलाहाबाद। कब नाम चेंज हुआ? मतलब सर डेट तो नहीं पता। एग्जैक्टली। फिर बोले क्यों नाम चेंज हुआ, मतलब इसका मतलब क्या था इलाहाबाद का, मतलब नहीं पता एकदम क्लियर। बोले ठीक। फिर ऐसे पूछते पूछते हुआ, कई जगह अटका भी था, कुछ जगह जैसे करंट अफेयर्स वाले में थोड़ा अटक गया था कुछ चीज़ें में। फिर एक था बड़ा सही, बहुत अच्छा मोमेंट हुआ। उन्होंने पूछा कि डू यू वांट टू मी शो एनी सर्टिफिकेट्स यू हैव वन। मतलब सर देयर इज ओनली पासिंग सर्टिफिकेट्स। तो बोले नो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। मतलब नो सर, बिकॉज क्योंकि हफ्ते में 2 दिन मेरा ये रहता था, एनसीसी रहती है 2 घंटा सुबह। तो मैं बोला था कि बाकी टाइम में अपना पढ़ाई पे दे देता हूँ, 2 दिन मैं यहाँ दे रहा हूँ। और कोई मौका ही नहीं मिला कुछ कर पाने का, एनसीसी और एकेडमिक्स में ही बिजी रहे। तो आपने ऑनेस्टली कह दिया कि सर आई हैव ओनली पासिंग सर्टिफिकेट्स and the rest NCC is already added with you. So that is one of the biggest extracurricular activity which create a lot of USPs in you, and obviously you just get a journey of getting B certificate on 12th standard is not a joke, it's a very serious, and but the consistency you are maintaining, if you continue the NCC obviously you get C certificate with A grade and all, और आगे भी बहुत सारे मौके मिलने के चांसेस होते हैं। और क्या इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर का जो आपको लगा हो कि नहीं दैट वाज रियली ग्रेट क्वेश्चन? इंटरव्यू में जैसे कि और क्या थे याद किया जाए तो एक था CIQ। पहले उन्होंने CIQ दिया तो मैं प्रिपेयर कर रहा, ठीक है 10th 12th ऐसे ऐसे बताएंगे ऐसे से। उन्होंने लास्ट में बोला स्टार्ट फ्रॉम अदर साइड, मतलब जैसे अपोजिट साइड से स्टार्ट कर दो। तो अटक गया एकदम, क्यों मैं इस साइड से प्रिपेयर कर रहा था। उन्होंने बोला दूसरी साइड से बोलो। तो मैं 4 क्वेश्चन बोला, मतलब ओके सर, बोले दैट्स ऑल, मतलब आई हैव यू हैव लेफ्ट सर, बोला मे बी सर रिपीट। तो उन्होंने रिपीट कर दिया, फिर जवाब दे दिया, ठीक है। फिर वहाँ से उन्होंने मतलब ये PIQ वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे। फिर आया डिफेंस बैकग्राउंड, बोले कि पापा आर्मी में, बोला यस सर। बोले यू हैव डन ऑल्सो NCC, बोला यस सर। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि हाउ टू आइडेंटिफाई रैंक, ब्रिगेडियर रैंक। गलत हो गई मेरे से, किस कन्फ्यूजन में था आई डोंट नो, मैंने ब्रिगेडियर रैंक की जगह मेजर जनरल का बता दिया, इंसीनियर। तो बोले ओके 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 ओके, मतलब पॉइंट आउट नहीं किया, ओके ओके बोल के ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे सिर्फ इसी के, मतलब फिर कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर सब पूछा, कंपेयर कर दिया आर्मी ने से लेके पूरी जर्नी, लेकिन वो बाकी सारे सही थे। तो उन्हें समझ आ गया होगा कि कंफ्यूज हुआ है कहीं पर, बाकी सारा इसको क्लियर था। फिर पापा को पूछे ड्रेस मतलब कि क्या क्या पहनते हैं पापा, मतलब कि कहाँ पे हैं, किस यूनिट में क्या यूज़ करते हैं बंदूक, तो वो सब सारी चीज़ क्लियर हो गया। That shows your attentiveness, because यही तो आपकी देखो आप कितने अलर्ट हो, आप कितने सीरियस हो, यहीं से आपका कैरेक्टर समझ में आता है। आप किसी भी सिचुएशन में हैं और उस सिचुएशन को ही नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत पैशन है, तो वो पैशन मेरे को समझ में नहीं आता है। पैशन वर्ड मुंह से कहने का नहीं है, पैशन वर्ड वही है कि जब आपसे कोई प्रश्न हो तो उसको जवाब देने के लिए आप कैपेबल हो, और वही आपके फोरसाइट को दिखाता है, वही आपके डेडिकेशन को दिखाता है, और वही आपके अंदर के इंटरेस्ट लेवल को भी दर्शाता है।
एंड बी ऑनेस्ट विद दैट, और ऑनेस्टली वो चीज़ हम कर रहे हैं तो फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता कहीं से कहीं तक। अब जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, वो डिप्टी प्रेसिडेंट ज्योग्राफी के बहुत क्वेश्चन पूछे थे, जो पहले भी आए थे, जिनका फर्स्ट डे भी हुआ था, सब बताए ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। उन्होंने मेरे से पहले 3 क्वेश्चन पूछे, नहीं पता था ज्योग्राफी में, पता नहीं क्या क्या पूछ रहे हैं। उन्होंने पूछा मिडल ईस्ट कंट्री, चलो बता दिया, स्टेट ऑफ मलक्का बता दिया। फिर एक और क्वेश्चन पूछा है, मला सॉरी सर, माई ज्योग्राफी इज नॉट दैट मच स्ट्रॉन्ग बिकॉज दैट्स व्हाई आई लेफ्ट इन माई क्लास 10th, आई हैव टेकन PCM, सो आई हैव नो नॉलेज अबाउट द ज्योग्राफी दैट। मैं बोला ओके। फिर वहाँ उन्होंने फिर ज्योग्राफी के क्वेश्चन नहीं पूछे थे। और मेरे दैट ऑनेस्टी दैट एग्जैक्टली नीडेड। जब आप सब कुछ साफ दिल से बात करते हो तो मुझे नहीं लगता कि सामने वाला खड़ूस बैठा है। ही इज़ अ वेरी जेन्युइन, ही अंडरस्टैंड द पोटेंशियल लेवल। बस आपको झूठ नहीं बोलना है, फालतू का मेकअप नहीं करना है, आप जो हो जैसे हो ऐसा आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होता है। बहुत बढ़िया। हाउ वाज GTO? GTO की जर्नी कैसे रही? GTO जब हुए तो पहले GD हुई, GDs में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी 3 GDs हुई। ओके, कैसे? लाइक शायद 2 हुए। हाँ, इट्स सब टॉपिक आपको 2 ही मिलने हैं। लेकिन उन्होंने पहला बोला ठीक है, पहला तुम डिसाइड करो, दूसरा मैं दूंगा। तो उन्होंने वो दिया। जब थर्ड हुआ बोले ओके थर्ड GG टॉपिक, वे आर नॉट मतलब कि कंफर्म दैट तीसरा भी होता है, कभी नहीं सुना था। लेकिन भाई फर्स्ट हुआ, उसके स्टैंडर्ड के आधार पे सेकंड टॉपिक आपको अलॉट हो जाता है। सेकंड होने के बाद भी थर्ड दिया गया है, इसका भी रीजन आप समझो। समवेयर इज ट्राइंग टू फाइंड आउट समथिंग, शायद वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे जहाँ तक उनको पहुँचना था, और मे बी पोटेंशियल वाज टू मच, ही वांट टू मेक इट मोर क्लैरिफाई कि कहीं रटे रटाए तो नहीं आए हैं। थर्ड राउंड वाज टोटली वो अचानक हुआ। तो वो जो एक पर्सनालिटी ट्रेट्स उस सिचुएशन में निकल के आती है ना, दैट्स द रियल पर्सनालिटी। क्योंकि पूरा ग्रुप मतलब सब पॉइंट्स दे रहे थे, बोले अच्छा लग रहा है, चलो तीसरा भी कर ही लेते हैं एक और। तो तीसरी हुई, उसके बाद GPE हुई। GPE में मेरे से गलती हो गई। गलती क्या हुई, मैंने स्केल को गलत नोट कर लिया। ओके, वहाँ था 10 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर, अच्छा, मैंने कर दिया 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर। तो मेरा काफ़ी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हो गई। जो प्रॉब्लम थी 4 किलोमीटर दूर, अब वो मेरे से हो गई 40 किलोमीटर। तो लेकिन मैंने उसको फिर जैसे GD स्टार्ट हुई इसकी, तो मेरे को समझ आ गया। मतलब चलो ठीक है, जो हो गया हो गया। अब GD में मैंने फिर उसको कैलकुलेशन को नहीं लिया, लेकिन मेरा टास्क अच्छे थे, मैंने इफेक्टिव यूज़ किया था हर चीज़ का। जैसे रेलवे स्टेशन पे RPF थी, कोई यूज़ नहीं किया था, मैं यूज़ कर लिया था। फिर काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ, हॉस्पिटल बताया नहीं गया था, लेकिन मैं बोला होगा, रेलवे स्टेशन है, बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल होगा। तो मतलब GD मेरी अच्छी चली गई थी, तो इसलिए मेरे को लगता है वो ओवरकम कर दिया गया। और ये भी एक अच्छी बात होती है कि समटाइम कैंडिडेट हैव द सेम क्वेश्चन कि सर आई डिड मिस्टेक हो गई, अब उसको बदल तो नहीं सकते ना, आगे क्या है वो बेहतर आप कर सकते हैं। मिस्टेक को रिपीट करना बेवकूफ़ी है कि आप उसको मैनेज कर रहे हैं, नहीं, मिस्टेक है उसको आपने एडमिट किया और उसके बाद आपने उन चीज़ों पे काम किया जो आपके मिस्टेक को ओवरकम कर गई कहीं ना कहीं। तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है जो कैरी करना बहुत जरूरी। टास्क सारे कैसे थे? देन PGT आई। PGT में हम 8 लोगों का ग्रुप था, तो मेरे सामने ही पड़ा था प्लैंक, लेकिन जैसे मैं वो तब तक प्लैंक गायब। प्लैंक ले लिया, बल्ली गई, बचा था सिर्फ लोड को कोई उठा नहीं रहा था। तब मैं और एक मेरा दोस्त था, चेस्ट नंबर 12, हम दोस्ती बन गए थे। मैं चल उठा लेते भाई, हम ही दोनों उठाते, कोई नहीं उठा रहा इसे। लेकिन ये था मैं पीछे खड़ा था, अब लोड लिए खड़ा, लोड वाला बंदा आगे जाता नहीं है मोस्टली कभी, लेकिन मैं पीछे से ही आइडिया दे दिया था। नाउ नेक्स्ट हर्ष, योर इंटरव्यू इज गोइंग वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें आपके साथ वैसी हो रही हैं जो एक्चुअल है, क्योंकि ट्रेनिंग में सबको क्या सिखाया जाता है कि आपको रोप ले लेना है, प्लैंक ले लेना है, आगे बढ़ना है। लोड के लिए एकदम इग्नोर किया जाता है कि लोड मतलब गधा। तो सबके माइंड में क्या रहता है, सेट रहता है। नहीं, मुझे लगता है वो गधा बात नहीं है। मुझे लगता है कि टीम के अंतर्गत आप किसी भी पोजीशन पे हैं, ये मायने नहीं रखता है कि आप सबसे आगे या पीछे हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि आप वर्केबल आइडिया देने में सक्षम है कि नहीं, और फाइनली आपके आइडियाज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है कि बुद्धिमान लीडरशिप एक इमर्जिंग क्वालिटी है। ये केवल लीड कर देने से लीडरशिप नहीं आता है। आइडियाज़ दो, काम आए, एंड दैट इज़ द लीडरशिप। और मुझे लगता है असल लीडर ऐसे ही होता है, वो बिल्कुल आगे भी रह के सबको बढ़ाता है, बीच में भी रह के सबको साथ लेके चलता है, और पीछे भी हो कि वो टीम को पुश करके क्या करता है। तो आई थिंक लीडर कैन स्टैंड इन एनी सिचुएशन। लीडर तो कहीं भी खड़ा हो सकता है, आगे भी खड़ा हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। बस इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रुप आगे बढ़े, दैट्स वेरी एंड दैट्स कॉल ना कि प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। हाँ, तो दैट वन वर्ड वी नीड टू टेक केयर। एग्जैक्टली। अब लोड लिए थे, ऐसा नहीं कि मतलब अभी कुछ एक था और भी थे, वो शांत ही खड़े थे, लेकिन मतलब कि हम 3 लोग थे पीछे से स्टार्टिंग लाइन पे, बाकी 5 आगे थे। अब आगे जगह नहीं, कहाँ घुस जाए आगे आइडियाज़ दें, लेकिन पीछे से ही आइडिया दे रहे थे कुछ। तो शांत एक बार जैसे शांत हुआ, मैं बोला ओके जेंटलमैन, यहाँ पे हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो हमारी चारों PGT अच्छे से हो गई थी। यहाँ पे भी मेजर कल से आपने ग्राउंड टास्क वगैरह किया था सब, तो एक्सपीरियंस था आपको? एक्सपीरियंस था कि मतलब कि कहाँ किस स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ किया जा सकता है, कि लूप कहाँ किस बेसिस पे बन पाएगा, किस पे लीवर बनना है। तो वहाँ देखते समझ आता है कि अच्छा यहाँ पे लीवर ही बनेगा, इसके अलावा स्ट्रक्चर ही नहीं है वैसे। फिर ये तो एक आइडिया मिल जाता है ग्राउंड प्रैक्टिस से, ये मदद तो मिल जाती है कि वहाँ आइडिया लगाना आसान हो पाता है।
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है हर्ष। और मैं एक अच्छी चीज़ आपके अंदर जो देख रहा हूँ कि बहुत सारी मिस्टेक जो आपके द्वारा हो रही हैं आप उनको रियलाइज़ भी कर रहे हैं, बट कमाल की बात आप उनको ओवरकम भी उतने अच्छे से करते हैं। दैट मीन आप उस चीज़ को मेंटेन करते हैं कि कैसे इस चीज़ को कम करके अब जो क्वालिटीज़ हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। मुझे लगता है एक अच्छे कैंडिडेट का और एक रियल लीडरशिप का मतलब भी यही होता है कि जो कमियां हैं उनको छिपाना नहीं है, एक्सेप्ट करना है और हमें कुछ अच्छा करके उन कमियों को कम करने का कोशिश करना है, जो आपने जर्नी में करके दिखाया। जीटीओ से इंटरेक्शन कैसा था आपका ओवरऑल? जीटीओ से उन्होंने पूछा मतलब फादर किस में है ये सब, फिर थोड़ा जैसे शॉर्ट इंटरव्यू वो भी था कि पूछे क्या यूज़ करते हैं, उन्होंने पूछा कि ये सब, बोला इंटरव्यू कैसा गया फोर्थ डे पे। थर्ड डे पे मेरा इंटरव्यू हो गया था, फोर्थ डे पूछा इंटरव्यू कैसा गया, मैं बता दिया कि सर वहाँ गलती हो गई थी ब्रिगेडियर रैंक वाली, ये सब वाली उनको बता दिया था। बोले ठीक है, चलो ठीक है, वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, उन्होंने बोला। फिर कमांड टास्क आया, कमांड टास्क में मेरा ही कमांड टास्क सबसे अलग था, अलग दूर दिशा में दे दिए थे मेरे को उधर ले जाके, और मेरे को 3 जीटीओस देख रहे थे। ओके, मेरे को जब बोले कि ठीक है तुम अपने हेल्पर्स को समझाओ मैं आ रहा हूँ, वो आए 2 जीटीओस के और साथ जो और कमांड टास्क ले रहे थे उनको बुला के लेके आए, तीनों मेरे को देख रहे थे। तो बोले ठीक है, मैंने एक पाथ बना दिया, बोले यहाँ से देखो अब ये स्ट्रक्चर ब्लू है, अगले वाले में देखो यहाँ से क्या बन सकता है, अब यहाँ से तुम दूसरा रास्ता बनाओ। ठीक है, मैं जुड़ा रहा कि ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा। फिर बोले चलो यहाँ से तुम समझ लो, तुम अब यहाँ पे आ जाओ, तुम यहाँ पे आ जाओ, एक बंदा यहाँ पे आ गया तुम्हारा, अब यहाँ से कैसे निकालोगे आगे। बोले ओके सर, देखते हैं यहाँ से कैसे निकालते। लगाया स्ट्रक्चर, हाँ बन गया, ये भी बन गया। तो उन्होंने मेरे से कुल 4 रास्ते निकलवाए। 4 रास्ते निकलवाए, एक तो मतलब 3 सीधे सीधे और एक ऐसे, तीनों को यूज़ करते हुए निकाल दिए थे। ठीक है, तो बोले ठीक है अब जा सकते हैं, हो गया आपका कमांड टास्क। उन्होंने बस मैं ही अकेला सा था कि कमांड टास्क होने के बाद भी उन्होंने मेरे से इंटरेक्शन किया, पहले भी किया बाद में भी किया, और मेरा ही सबसे लंबा चला था कमांड टास्क। एंड इट शोज जब जीटीओ को आप में इंटरेस्ट आता है और वो कहीं ना कहीं आप में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ देखने लगता है, तो वो भी देखो वो भी सिलेक्शन के लिए ही खड़े, रिजेक्शन के लिए तो नहीं खड़े हैं ना। तो अल्टीमेट अगर वो आप में कुछ पोटेंशियल देख रहे हैं तो हर लेवल पे आपको जज करते हैं कि कैपेबिलिटी रटी रटाई है या एक्चुअल है। तो जब आपके सामने से सिचुएशन हटाई जाती हैं अलग अलग तरह के, तो जो उसके बाद आप बैलेंस रिएक्शंस देते हो वही आपके व्यक्तित्व का टेस्ट हो जाता है। बहुत बढ़िया हर्ष, आई एम रियली एंजॉइंग दिस इंटरव्यू एंड आई थिंक दे विल ऑल्सो एंजॉय। इन्हें भी अच्छा लग रहा होगा, इट्स वेरी नेचुरल फिनोमेना इज गोइंग ऑन। इस तरह जर्नी कंप्लीट हुई, फाइनली आप कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंच चुके हैं। क्या मोमेंट था कॉन्फ्रेंस रूम का? कॉन्फ्रेंस में जब हम पहुँचे तो उन्होंने बैकवर्ड से स्टार्ट किया, काफ़ी वेट करना पड़ गया क्यों 16 नंबर था, पहले जितने भी थे 15-16 उनका हुआ। तब बुलाया, पहले भी उन्होंने थोड़ा सी चला था, मुश्किल से 1 मिनट। अंदर गए तो उन्होंने आज जाते ही पूछा कि आप 1.5 घंटे से बाहर क्या सोच रहे थे, अप्रॉक्सीमेट 1.5 घंटा हो गया था। मतलब सर देयर वर 2 थिंग्स रनिंग इन माई माइंड, फर्स्ट वॉज द whether whatever the result, either the recommendation or conference out, but the thing which I have learned there will be helping my to me in my whole life. मतलब what you have learned, तो मतलब सर 2 things, first to be double check at the last moment because IO में मेरी एक मिस्टेक हो गई थी इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में, मेरे दोनों लेस खुल गए थे। ओके, तो मैं लेस बांध रहा था लेकिन मैंने 11 कर लिए थे, रिपीट भी कर लिया था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा, फिर एक बोला कि सर कि डबल चेक वहाँ जीपी में जो मेरे से गलती हुई थी कि स्किल वाले मैंने बता दिया कॉन्फ्रेंस में। बोला ठीक है। बोला व्हाट वाज द सेकंड थिंग, बोला सर जो गाना सुबह देखा था मेस में ब्रेकफास्ट करते हुए, बोला वो गाना चल रहा था पता नहीं क्यों। तो बोले ओके, बोले विच ऑस्कर बाय गिप्पी ग्रेवाल। अच्छा गिप्पी ग्रेवाल और तो बोले ओके ओके ओके। तो बोला फिर पूछा एनी सजेशन, बोला नो सर। बोले ठीक है यू कैन गो। मतलब अप्रॉक्सीमेट 1 to 2 minutes I have sitted there, then बोला okay you can go. वेरी इंटरेस्टिंग कि जब आप इस तरह की मिस्टेक को बार बार हर प्लेटफॉर्म पे रिपीट कर रहे थे अपने ही, तो आपको डर नहीं लग रहा था अंदर से इस चीज़ के लिए? अब मिस्टेक हो जाती तब लगता ये तो मिस्टेक हो गई है, अब क्या करें यहाँ पे। क्यों आईओ में उन्होंने नोटिस किया मैं लास्ट बंदा था और मैं जूते बांध रहा हूँ, 2 में जूते बांधा, लेकिन फिर मैं किया, फिर मैंने रिपीट भी कर दिया एक को। उतने टाइम में मैंने 5 बार में 5वीं बार में वो किया था जिगजैग, लेकिन तब भी मेरा इतना स्पीड में था कि मैं फिर से एक रिपीट भी कर लिया। अब हो जा रहा था नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था आपसे कि आपने जीटीओ से भी वो अपनी मिस्टेक काउंट कराई इंटरव्यू वाली, फिर आपने कॉन्फ्रेंस में भी आके उस चीज़ को काउंट कराया, तो आपको डर नहीं लग रहा था कि मैं अपनी ही मिस्टेक को बार बार हर प्लेटफॉर्म पे लाके रख रहा हूँ, इसका कहीं नेगेटिव कुछ ना हो जाए? नहीं, ये लग रहा था कि चलो सीखे तो यहाँ का, क्योंकि पहला था कि पहली बार एसएसबी देने आया, 5 दिन इतना लोग को देखा है, कॉन्फ्रेंस तक आते तो हैं, बस एंजॉय करो, बाकी जो होगा रिजल्ट तो उनके पास है। इतना जो रिलैक्स मूड आप मेरे को दिखा रहे हैं, एक्चुअली इतने रिलैक्स आप थे या फिर जो है बता रहे हैं केवल? नहीं, क्योंकि अब जैसे हम लोग जब रूम में थे लास्ट कॉन्फ्रेंस 1 दिन पहले रात को, तो एक लड़का घूमे पड़ा था, उसको पता नहीं कौन सा नींद नहीं आ रहा था, इधर से उधर, मैं उसमें बुक पढ़ रहा था। अच्छा, वो रिकमेंड हुआ कि नहीं जो घूम रहा था स्ट्रेस? अच्छा नहीं हुआ। चलिए, ये भी ध्यान देने वाला पॉइंट है कि बहुत स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सोल्यूशंस भी हैं और लाइफ खत्म नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव नोट में बढ़ना चाहिए।
तो बुक्स आप पढ़ रहे थे उस बुक्स समय? पढ़ रहा था क्योंकि उसके सिर्फ 2 या 3 पेज बचे थे, गबन मुंशी प्रेमचंद की, तो वो पढ़ रहा था, उसको पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद फिर जब कॉन्फ्रेंस के लिए वेटिंग हॉल में बैठते हैं, वहाँ भी एक लड़का घूमे पड़ा था, वहाँ भी हम मस्त आराम से मजाक कर रहे थे, जोक मार रहे थे, थोड़ा जो होगा देखा जाएगा, जो होगा, बाकी वो रिजल्ट उनके पास हो ही गया, अब क्या करेंगे, exactly, हम क्या कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ें आपने कह दी कि जो होना था वो हो ही गया, अब उसको स्ट्रेस लेकर के मार ये करके वो करके कुछ होने वाला नहीं है। इट्स अ वेरी नेचुरल फिनोमेना, वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी। और फिर फाइनली कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल आता है, क्या वहाँ भी आप चिल थे? बिकॉज अभी तक तो समझ में आ रहा है अब रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। आई थिंक इट्स हाई प्रेशर टाइम, वो टाइम काफ़ी प्रेशर का होता है। वो मोमेंट कैसा था हर्ष? जब वहाँ से सबका इंटरव्यू हो गया तो हम लोग टी पॉइंट पे थे, उन्होंने बोला जैसे ही लास्ट बंदा आएगा वापस से आ जाने वेटिंग हॉल में। हम लोग वहाँ गए, बैठे रहे, तो वहाँ भी अब क्या था कि पता नहीं अब सफ़र कितना लंबा है, साथ वाले रूम वाले थे, अच्छी दोस्ती बन गई थी, हम 6 लोग थे टोटल, 2 पंजाब से थे, एक बिहार का था, एक कहाँ का था, अच्छी खासी दोस्त। चलेंगे सर, टाइम तो एंजॉय होगा, कि अब यहाँ थोड़ी ना कि घूमते रहें, स्ट्रेस करते रहें, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वहाँ भी आप चल रहे हैं। तो इट्स अ वेरी नाइस थिंग आई गॉट अबाउट यू कि चिल होके भी बहुत कुछ किया जा सकता है, और असल में चिल होके ही सब कुछ किया जा सकता है। अ वेरी नाइस जर्नी, आई थिंक एवरी स्टेप एवरीथिंग वाज वेरी मच ओरिजिनल एंड जेन्युइन, एंड आई थिंक यू गेव योर 100% फ्रॉम एवरी वे, बिकॉज 2 बार के वो झटकों के बाद ये तीसरा मौका था जब आप ऑब्वियसली अपनी तरफ से कोई कसर नहीं रख रहे थे, बट एज ए ह्यूमन हमसे मिस्टेक हो सकती है, नोबडी इज़ परफेक्ट। और कमाल की बात ही उन मिस्टेक्स को आप एक्सेप्ट बहुत जल्दी करते हैं, और ये एक्सेप्टेंस ही मुझे लगता है कि हमें सुधार में ले जा सकता है। और मुझे लगता है पूरे देश के हर यूथ और यंगस्टर को ये बात सीखना चाहिए कि हम इंसान हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, बट उन गलतियों पे कैसे काम करके खुद को बेटर प्रूव करना है, ये आपको सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। एक कमाल की ओवरऑल इंस्पिरेशन रही जो जनरेशन रही। आप टेक्निकली क्या बताना चाहेंगे जितने भी हमारे एस्पिरेंट हैं जो कि SSB के लिए जा रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आप समझाना चाहेंगे, उन्हें क्या कहना चाहिए, उन्हें क्या ख्याल करना चाहिए? पहले तो जैसे सब कहते हैं कि बी नेचुरल बी रियल, जैसा है कि वो उनकी है कि वो देखेंगे कि आप उस लायक, क्या पता आप किसी और चीज़ के लिए काबिल हो, रेशनल होना बहुत ज़रूरी है, बस ये कि आप अपना बेस्ट तो दो कम से कम, Exactly. तब वो डिसाइड करेंगे। फिर जैसा है वहाँ पे एंजॉय करो, सबसे पहली चीज़ तो, क्योंकि 5 दिन गए हैं, इतने दोस्त, पहले सबसे दोस्त बनाओ। मोस्ट ऑफ द 33 लोग में सब कोई जानता था, और जो अभी बाद में हम 12 रिकमेंड होते हैं, इसमें भी खूब अच्छी दोस्ती बन गई थी हमारी, तो एंजॉय था मेन। इसमें तो दोस्ती बन ही गई, जब रेकमेंड हो गए तो फिर अगले 7 दिन तो कितने बजे आप लोग सुबह निकल जाते थे डेली जो है बाहर? 7 बजे। 7 बजे, हाँ, अच्छा। 7 बजे, मतलब कि 7 बजे बस आ जाती थी, 7 साढ़े 7 हम लोग चले जाते थे, फिर आते हम लोग फिर 2-3 बजे तक। और मेडिकल कब शुरू होता था? मेडिकल मतलब शुरू मतलब लेकिन बस मेडिकल कहाँ पे मेडिकल के लिए? कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स। अच्छा, कमांड हॉस्पिटल। हाँ, तो मतलब कि ज़्यादा मतलब 15-20 मिनट का दूर थी। तो 2 बजे आते तो कहीं बाहर निकलते थे या फिर अलाउड नहीं था, तो अब वहीं अंदर जाके फिर हाँ दोस्तों के साथ 6 के 6 दिन, जो पहले 5 दिन हुए, फिर बाद में 7 दिन मैंने क्या क्या सीखा। एक लड़का था आंध्रा का था, उससे तेलुगु सीखा कुछ चीज़ें, फिर कैरम। तेलुगु में क्या लाइनें सीखी आपने? ऐसे कुछ चीज़ें नोट की हैं, फिर कि एक तो गिनती सीखी थी 1 to 10 वाली, अब 1 to 5 ही याद है, बाकी याद नहीं। फिर पंजाबी थोड़ी सीख ली थी, 2 दोस्त पंजाबी भी थे। फिर कैरम, चेस में काफ़ी सारी चीज़ें, कैरम हमने खूब खेला, कहीं से भी आते कोई भी टेस्ट दे के आ रहा, साइकोलॉजी दे के आ रहे, चल कैरम खेलते हैं, ड्रेस नहीं होता ही पहले कैरम खेलेंगे। फिर लूडो था वहाँ पे, कैरम लूडो चेस थी हमारे पास, वो खेल रहे थे। उसके बाद मेन था यही इंजॉय करने का सबसे ज़्यादा, कि यहाँ तो खूब इंजॉय किया था, अपने दोस्तों में अच्छी खासी बन गई थी, कैरम एक्सपर्ट भी बन रहे थे हम धीरे धीरे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस एंड एक्सट्रीम पॉजिटिविटी एंड बैलेंस यू। मैं ये भी समझाना चाहता हूँ हर्ष के द्वारा, हर्ष जितना रिलैक्स दिख रहे हैं उतने ही बैलेंस भी हैं दिमाग से। इन्हें पता है कि लाइफ में कब एंजॉय करना और कब क्या करना है, फोकस। तो ये बैलेंस भी बनाना बहुत ज़रूरी है, और यही सफलता की सबसे बड़ी निशानी है। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आई थिंक एवरी स्टोरी व्हिच कम इन फ्रंट ऑफ यू, जो मैं आपके सामने लेके आता हूँ, मेरी कोशिश यही होती है कि आप एक प्रेरणा लें। प्रेशर से ज़िंदगी में कुछ नहीं होता है, ईश्वर ने आपको बहुत परफेक्ट बना के भेजा है, ऊपर वाले में कभी गलती हो ही नहीं सकती है, ही मेक एवरीवन परफेक्ट। बस ज़रूरी ये है कि आप खुद को कितना समझ पाते हैं। और मैं एक हमेशा डायलॉग भी देता हूँ कि मैं यहाँ आके एक जामवंत की भूमिका में हमेशा रहता हूँ, टू मेक यू अवेयर कि आप सब हनुमान हैं, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको रियलाइज़ करना है कि आप क्या हैं, और ख़ुद पे भरोसा रखिए एंड खुद पे बिलीव करिए। दुनिया में लोग आपको गाइड कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं, बट अल्टीमेट तो करना आपको ही होता है। एंड मैं हर एस्पिरेंट को कहता हूँ, भले वो मेजर कलसी क्लासेस का हिस्सा है, तो ऐसा नहीं कि मेजर कलसी ज्वाइन कर लिया तो हर बच्चा रेकमेंड ही हो गया। आई थिंक वही बच्चे रेकमेंड हुए जिनमें पोटेंशियल रहा। ऑब्वियसली NDA फर्स्ट का भी रिजल्ट अच्छा आया है हमारा, अराउंड 6 to 7 कैंडिडेट भी गॉट मेरिट इन, जिसमें बहुत सारे हर्ष भी, जैसे अभी आप नाम ले ही रहे थे,
अनमोल हैं, प्रियांशु हैं, सूर्यांश समथिंग नेम, तो 7 कैंडिडेट रहे जो फर्स्ट में अच्छा आया है एंड वी आर होपिंग टू गुड फॉर द सेकेंड 2 और हर साल से शुरुआत हो गई है एंड ऑब्वियसली वी आर होपिंग गुड रिजल्ट फ्रॉम ऑल द वे एंड आई थिंक यू आर सच अ गाई विच मेक अस फील प्राउड बिकॉज हमें बहुत अच्छा लगता है जब इतना बैलेंस, इतनी सिंसियरिटी और इतना रिलैक्स आप दिखते हैं तो लगता है कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस। तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि हम आपको इस तरह के प्रेरणा दें, खुद पे भरोसा करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए। कोई भी चीज़ तभी तक टफ है जब तक आप उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। एक गाइडेंस और ट्रेनिंग की ज़रूरत ज़रूर होती है, बट उसको गाइडेंस के ही तरह लें। कोई आपके अंदर नहीं घुस जाएगा। जीडी के दौरान आपको ही बोलना है, लेक्चरेट के दौरान आपको ही बोलना है, इंटरव्यू आपका है, जवाब आपको ही देना है और आपके ही व्यक्तित्व और पर्सनैलिटी और आपके ही अनुभव, आपके ही एक्सपीरियंस, आपका ही शहर, आपका ही घर, आपका ही परिवार, आपका ही पेरेंट्स, सब कुछ आपके ही विषय में प्रश्न आता है। तो लाजमी सी बात है कि आपके विषय में आपसे अच्छा कौन जानता है, तो आपको अपने विषय में जानना बहुत ज़रूरी है और ये सब कुछ आप बेहतर ढंग से समझते हैं तो मुझे लगता है कि हर टास्क आपके लिए आसान होगा और सफलता को तय कर पाना भी आसान होगा। तो मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई आप सबको भी, बिकॉज लगातार SSBs बच्चों की चल रही हैं। ईश्वर आपको ढेर सारी शक्ति दे और आप कमाल करें। बस इस तरह के सेशन हम लोग लेके आते रहेंगे एंड इट्स रियली नाइस इंटरेक्शन हैज विथ यू एंड आई रियली फील वेरी पॉजिटिव टॉक विथ यू एंड इन दिस पर्टिकुलर एज यू आर वेरी मैच्योर एक्चुअली बिकॉज टू क्रिएटिंग सच अ बैलेंस हर्स ऑन दिस एज इट्स नॉट ईजी। आई थिंक टुडे इन द सोसाइटी वी हैव अ लॉट ऑफ डाइवर्जन। आज डिजिटल का ज़माना है, बहुत सारे डाइवर्जेंस हैं जैसा कि आप समझ रहे हैं नई जनरेशन्स के लिए, बट उन सब के बावजूद जो आपने एक बैलेंस, सिंसियरिटी, मैच्योरिटी बना रखा है, आई थिंक योर पेरेंट्स फील प्राउड ऑन यू। एक कमाल का संस्कार, एक बहुत खूबसूरत अपब्रिंगिंग दी है, तो थैंक यू टू योर पेरेंट्स बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसे ही अपब्रिंगिंग सर और ऐसे ही गाइडेंस की ज़रूरत है, तभी हर्ष जैसे हीरो पैदा होते हैं और हमारी डिफेंस सर्विसेज की शान बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.